dear students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. Students, मैं डिम्पल कटारिया आप लोगों की फिजिक्स टीचर आज आपके सामने हूँ और कराने जा रही हूँ आपको चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, हमने जो न्यूटन्स लॉ है उसके तीनों लॉज जो है वो पढ़ लिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो सबसे पहले हम ध्यान कर लेते हैं कि ये जो मोमेंटम है ये क्या होता है। आपको ध्यान देना, मोमेंटम मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल क्या कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है, दैट मीन्स वेलोसिटी वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका जो लीनियर मोमेंटा है वो आप कैसे निकाल सकते हो, मास इंटू वेलोसिटी करके। सो लीनियर मोमेंटा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट कॉन्सेप्ट है कि आप इसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। कंजर्वेशन दैट मीन्स टोटल मोमेंटा ऑफ ए सिस्टम मस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि जितना भी आपके पास मोमेंटम होगा किसी सिस्टम का वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अब वो मोमेंटा जो है वो कांस्टेंट कब रहेगा, तो उसकी क्या कंडीशन होगी, तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, जो भी हमारे पास फोर्स है वो क्या होता है, 0 है। ठीक है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 then the vector sum of linear momenta remains same, यानी कि इनका जो भी सम होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। तो इस कंडीशन में इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, conservation of momenta. This is called the principle of conservation of linear momentum. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है। अब ये आपके पास यहाँ पर कैसे फुलफिल करेगा, तो हम उसको यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं क्या, कि वी नो डेट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो भी आपके पास न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग आप जानते हैं क्या, कि जो भी आपके पास फोर्स होता है, ओके, नेट एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन से दैट द total impressed force that is directly proportional to the time rate of change of momenta of that body। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास F की वैल्यू क्या हो जाती है, dp अपॉन dt हो जाती है। क्लियर, सेकेंड लॉ के थ्रू हम ये जानते हैं। एंड इफ अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में dp अपॉन dt की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स मोमेंटम का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंशियल, और डिफरेंशियल 0 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास मोमेंटा है वो कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सिस्टम है, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है और इसमें कुछ पार्टिकल्स है। सपोज ये m1 पार्टिकल है हमारे पास, एंड दिस इज अवर m2 पार्टिकल एंड m3 पार्टिकल। ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल अगर इस सिस्टम में है तो हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर mn पार्टिकल्स हमारे पास है। तब इन पार्टिकल्स का क्या होता है, इनकी अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। तो उस कॉन्सेप्ट में अगर आप टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। ये वैल्यू आपको इसके इक्वल मिल जाती है। ठीक है, P1 इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, m1v1, वेयर v1 इज द वेलोसिटी ऑफ m1 एंड v2 इज द वेलोसिटी ऑफ m2, vn दैट इज द वेलोसिटी ऑफ mn, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी अपनी अपनी वेलोसिटीज है। तो हम यहाँ पर इनको सम करेंगे तो लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन अप टू mn तो बच्चे यहाँ पर ये जो पूरा सिस्टम है इन सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी, यानी कि ये पूरा सिस्टम ये क्या करेगा, इनकी सबकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग तो मूवमेंट नहीं करेगा, इनकी क्या होगी, अपनी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी
और रिजल्टेंट क्या होगा, मास। हम सपोज कर लेते हैं कि m जो है इसका क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट मास है, मतलब सारे पार्टिकल्स के मास का प्लस है ये। तो इट मीन्स आपके पास इस कॉन्सेप्ट को हम लिख सकते हैं m, और इसकी वेलोसिटी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, v से डिनोट करते हैं। तो बच्चा हमारे पास जो p है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, mv। क्लियर। बट नाउ वी नो दैट F दैट इज इक्वल टू dp अपॉन dt। जो भी फोर्स होता है वो dp अपॉन dt होता है। इट मीन्स कि आप p की जगह यहाँ पर वैल्यूज रखिए क्या, m इंटू वी। m आपके पास बाहर आएगा तो ये होगा dv अपॉन dt एंड dv अपॉन dt दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो बच्चा यहाँ से हमारे पास जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू dp अपॉन dt, और इसकी वैल्यू किसके आ जाती है, m a के इक्वल आ जाती है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि जो फोर्स है वो क्या है, इक्वल टू 0 है। ठीक है। अगर फोर्स इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम ए भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और एम ए 0 के इक्वल है। सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जी एम डी वी अपॉन डी टी भी इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स डी अपॉन डी टी इंटू एम वी वो भी आपका 0 होगा। और ये 0 कब होगा, जब आपका एम वी दैट मीन्स पी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से ये जो आपके पास एग्जाम्पल है ये क्या करता है, आपके मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ को क्या करता है, वेरीफाई करता है। ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके पास मोमेंटम होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक मोशन चल रही है या एक सिचुएशन है कुछ पार्टिकल्स की, तो उस कंडीशन में आप ना तो मोमेंटम को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको क्या कर सकते हो, वैनिश कर सकते हो। ओके। इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी वैनिश्ड। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जितना भी मोमेंटम होगा आपका उस सिस्टम का वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा मोमेंटम है वो किस किस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एप्लीकेशंस हमें मिल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी कि या तो आपके मास की वैल्यू वेरी करनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी वेरी करनी चाहिए, तभी तो आपका मोमेंटम वेरी होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स बहुत जरूरी हैं, जिनमें से हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसको, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। और जब हम रिकॉइलिंग डिस्कस करते हैं गन की, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, रिकॉइल वेलोसिटी। हम उसे भी कंसीडर करेंगे क्योंकि कई बार बहुत से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है गन की। रिकॉइल वेलोसिटी इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। ठीक है। तो जब गन से फायरिंग होती है तो क्या होता है, बुलेट निकलती है। ओके। और वो बुलेट क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। लाइक आपने देखा होगा जो हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि जो बहुत बड़ी बड़ी गन्स होती हैं, उन गन्स को जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरफ यहाँ पे अपने ना शोल्डर के ऊपर रखते हैं, है ना, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो वहां से फायरिंग करते हैं। मतलब अपने शोल्डर्स पे उन्होंने रखा हुआ है, और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में वो फायरिंग करते हैं, वो बहुत एक अच्छे से अपनी सिचुएशन को मेंटेन करते हैं तब फायरिंग करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो फायरिंग करते हैं तो उनको ना एक झटका महसूस होता है ना, और वो जो भी यहाँ पर उनको झटका महसूस होता है वो कहाँ पर लगता है, उनके शोल्डर्स पर लगता है, और शोल्डर्स की वजह से वो उस झटके को महसूस कर पाते हैं, उसको वहां पर झेल भी पाते हैं। अब कैसे कि अब देखो आपके पास हमने देखा कि जो भी गन होती है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक गन है। ठीक है। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लेकर चल रहे हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे गन है। इस गन में क्या होता है, इससे बुलेट निकलती है। ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर फिलहाल इसके अंदर ये बुलेट है, ये हमने यहाँ पर सपोज किया है। ठीक है। जो यहाँ पे गन है इसकी वेलोसिटी, इसका जो मास है हम उसको कैपिटल M लेकर चलते हैं, और ये जो बुलेट है हम इसको क्या करते हैं, इसके मास को स्मॉल m लेकर चलते हैं। ये हम समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। स्टार्टिंग में हम ये मान लेते हैं कि ये जो भी दोनों सिचुएशन है ये कैसी है, हमारे पास रेस्ट पोजीशन है। अगर बच्चा रेस्ट पोजीशन है तो मतलब वेलोसिटी ऑफ गन क्या हुई, 0, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट दैट इज ऑल्सो 0। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इसके लिए वेलोसिटी की बात करोगे तो ये भी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, और बुलेट की बात करोगे तो इसकी वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। सो वी कैन से दैट बिफोर फायरिंग
भाई अब हम यहाँ पर मोमेंटम की कैलकुलेशन अगर करेंगे तो बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग दोनों में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बिफोर फायरिंग करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है। सो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, हमने अभी क्या पढ़ा था कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम होता है वो उस सिस्टम के पर्टिकुलर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके मोमेंटम का, है ना, इंडिविजुअल मोमेंटम का वेक्टर सम होता है। अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 P3 वगैरह वगैरह एक्सेट्रा पढ़ा था ना। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब आप सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर कौन कौन है यहाँ पर, बुलेट प्लस गन, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप बुलेट का मोमेंटम लेंगे और साथ साथ में आप गन का मोमेंटम लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब सिंस ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम है तो हम यहाँ पर इसको PI से भी डिनोट करते हैं, दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम। तो P बुलेट, बुलेट का मास क्या है जी, स्मॉल m, वेलोसिटी 0, प्लस मास ऑफ गन कैपिटल M, वेलोसिटी 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। देन अब जैसे हमने बिफोर फायरिंग किया, यानी कि दोनों अभी रेस्ट पोजीशन में है, बट आफ्टर फायरिंग, अब चलो फायरिंग हो चुकी है तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आफ्टर फायरिंग। तो जब फायरिंग हो जाती है तो हम देखते हैं कि जो बुलेट है, ये जो भी हमारे पास बुलेट है ये क्या करता है, आगे की ओर मूव करता है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे वेलोसिटी होती है, क्लियर। और जो भी आपके पास ये गन होती है यहाँ पे, अगर बुलेट आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो इस गन में क्या होता है, रिएक्शन यहाँ पे लगेगा, और रिएक्शन लगेगा तो इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट जो होती है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिकॉइल करना, ओके। दिस इज द रिकॉइल ऑफ गन, क्योंकि गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अब जब मूव करती है तो किस वेलोसिटी से मूव करती है जी, कैपिटल V से। तो कैपिटल V क्या हो गया, रिकॉइल वेलोसिटी हो गई है गन की, क्लियर। और हमें यहाँ पर इस रिकॉइल वेलोसिटी को ही कैलकुलेट करना है। सो आफ्टर फायरिंग, जब आप आफ्टर फायरिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो P फाइनल लेंगे, ठीक है। P फाइनल दैट मीन्स P फाइनल ऑफ गन, तो गन का मास कैपिटल M, वेलोसिटी V, ओके। और जो बुलेट के लिए लेंगे आप, उसके लिए मोमेंटम ऑफ बुलेट दैट इज इक्वल टू M इंटू V। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पे अगर हम कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करें, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो भी ये मोमेंटम होते हैं, इनिशियल और फाइनल, दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। इनिशियल दैट मीन्स आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, 0, और फाइनल मोमेंटम ये आपके पास ये है। सो कैपिटल M इंटू कैपिटल V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v, ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। अब हमें यहाँ पर रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है गन की, और वो हमारे पास क्या है, V है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर M कैपिटल V, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस स्मॉल m इंटू V के होगी। तो आप यहाँ पर कैपिटल V को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M। दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो आप इस फॉर्मूले से रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो गन की कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप देख रहे हो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भी डायरेक्शन में स्मॉल v है, यानी कि जो बुलेट की वेलोसिटी है उसके अपोजिट में आपके पास क्या है, गन की वेलोसिटी है। सो कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M। तो आप ये कहेंगे कि भाई मैम एक कॉन्सेप्ट है, एक कंफ्यूजन दिमाग में आया क्या, कि आपने कहा कि जी फायरिंग होती है तो बुलेट बाहर निकलेगी। जब बुलेट बाहर निकलती है तो हमने देखा कि वो तो बहुत तेज, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलती है। तो क्या गन भी सेम उतनी ही वेलोसिटी से हमारे शोल्डर को क्या करेगी, स्ट्रक करेगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अब आप देखो इसे यहाँ पर क्या कि ये आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्मॉल m अपॉन कैपिटल M पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉल m और कैपिटल M को देखें तो स्मॉल m ये क्या है, मास ऑफ द बुलेट, ठीक है, एंड कैपिटल M दिस इज द मास ऑफ गन। तो स्मॉल m की वैल्यू कैपिटल M से क्या है, कम है, दिस इज लेस देन कैपिटल M। सो बच्चा स्मॉल m, ये कैपिटल M यहाँ पे आ जाएगा,
तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 1 से कम हो गई है। तो ये आपके पास क्या होगी, ऑटोमेटिकली 1 से कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 1 इंटू जो भी वेलोसिटी है उससे कम हो जाएगी। तो यानी कि कैपिटल V जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल v से कम होगा। यानी कि जो भी रिकॉइल वेलोसिटी है गन की वो आपकी बुलेट की वेलोसिटी के कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन हो जाती है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब हम यहाँ पर सेकेंड जो एप्लीकेशन लेते हैं दैट इज फॉर कोलिजन ऑफ टू पार्टिकल्स। जब हम दो पार्टिकल्स की कोलिजन की बात करते हैं तो इसमें हम ये ले लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक पार्टिकल है A और एक ये पार्टिकल है हमारे पास B। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके इनिशियल मोमेंटम देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। अब दोनों पार्टिकल्स की आप बात करेंगे, यानी कि आप पहले तो ले लीजिए ए पार्टिकल का ऑफ ए पार्टिकल। हमने सपोज किया कि इसकी वैल्यू हमारे पास PA है। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पर बी पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम ले सकते हैं और इसको हमने सपोज किया कि इसकी वैल्यू क्या है, PB है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोलिजन हो रही है। कोलिजन दैट मीन्स बोथ पार्टिकल्स आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ईच अदर। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो फोर्स है A जो है वो B पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, A फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, B के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो यहाँ पर ये जो फोर्स होगा हम इसको क्या लिखेंगे, FBA। दैट मीन्स फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ये जो फोर्स है FBA ये किसने अप्लाई किया, ये किया A ने। तो ये कहाँ पर लगा फोर्स, B पर। फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो अब बच्चा ये जो फोर्स है सिंस B पर अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये इसके मोमेंटम को, B के मोमेंटम को, B की वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, और हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि जो B का यहाँ पे मोमेंटम है ना वो चेंज हो जाता है और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, सपोज कर लेते हैं क्या हो जाती है, PB डैश हो जाती है। क्लियर। अब जब इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो B भी चुपचाप तो बैठेगा नहीं, वो रिएक्शन फोर्स जरूर अप्लाई करेगा। तो उसका रिएक्शन फोर्स कहाँ पे होगा, B से लेकर A पर। दैट मीन्स फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और इसको हम यहाँ पर किससे डिनोट करेंगे, FAB से। तो ये अगर आपके पास एक्शन फोर्स है तो इस कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास रिएक्शन फोर्स भी है एंड दैट विल बी AB। सो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, यानी कि B जो है वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब A पर फोर्स लगा है ना भैया, आपने A पर फोर्स लगाया तो A की वेलोसिटी चेंज हुई, तो इट मीन्स आपके पास A का मोमेंटम चेंज हो गया। हमने सपोज किया कि इसका मोमेंटम PA से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, PA डैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने ये देख रहे हो यहाँ पे, अभी हम एक काम कर रहे हैं, मोमेंटम की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि जी एक फोर्स तो हमारे ऊपर ये लगा 1 और एक फोर्स हमारे पास ये लगा 2। ये कैसे है, हमारे पास एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो यहाँ पर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। और अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ जो भी आपके पास ये फोर्सेज हैं इनकी वैल्यू कैसी है, वैल्यू तो इक्वल है बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो वी कैन से डेट FAB वेक्टर के साइन के साथ विल बी इक्वल टू माइनस वेक्टर FBA अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। ठीक है, तो FAB। अब अगर आप यहाँ पर सेकेंड लॉ को यूज करते हैं, देखो आपके पास फोर्स आ गया, फोर्स कितना आया जी, फोर्स आया हमारे पास FAB, दिस इज इक्वल टू माइनस FBA। तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू है और आपको लिंक करना है इसे मोमेंटम के साथ, तो कौन सा आप लॉ यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। तो देखो आपका थर्ड लॉ भी यूज हो गया और सेकेंड लॉ भी यूज हो गया। ठीक है, सेकेंड लॉ सबसे पहले आप देखो AB किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, AB इज द फोर्स ऑन A ड्यू टू B। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला फोर्स A का मोमेंटम चेंज करेगा ना। सो वी विल राइट हियर dPA अपॉन dt। ठीक है बेटा, P इज द मोमेंटम दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी और इसी तरीके से ये माइनस ये क्या है यहाँ पर dPB अपॉन dt, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A विल चेंज द मोमेंटम ऑफ B पार्टिकल। तो अब आपके पास यहाँ पर ये तो हो गया जी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में चेंज कितना हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि आपका जो फाइनल मोमेंटम है वो तो है PA डैश जो हमने यहाँ पर लिया था PA डैश,
और इनिशियल मोमेंटम क्या है, pa। सो pa डैश में से आप pa को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, t टाइम से, जो भी आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड है। और ये माइनस में यहाँ पर ये चेंज है pb डैश माइनस pb अपॉन dt। दोनों साइड आपने dt से डिवाइड कर रहे हो, सो यू कैन राइट इट pa डैश माइनस pa इज इक्वल टू माइनस pb डैश माइनस pb। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस pb डैश प्लस pb। अब बच्चा माइनस pb डैश को यहाँ शिफ्ट कर दो, pa डैश के पास प्लस हो जाएगा, ओके। और ये जो pb है आपके पास ऑलरेडी, ये माइनस pa वहां ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा pa। सो कॉन्सेप्ट क्या हुआ आपके पास, देखो pa डैश प्लस pb यानी कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है आपका, है ना, डैश लग रहा है ना दोनों में, सो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और यहाँ पर देखो pb प्लस pa यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, जो आपका pa प्लस pb, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और ये यहाँ पर क्या है, इनका सम हो रहा है, सम यानी कि टोटल मोमेंटम हो गया ना पूरे सिस्टम का। और सिस्टम में क्या है आपके पास, दो पार्टिकल्स है, सो यू कैन से डेट pf इज इक्वल टू pi, ओके, pf इज इक्वल टू pi। Hence this justify the law of conservation of linear momentum। तो यहाँ पर आपका लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन का लॉ है वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेके आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका बिल्कुल बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं ब्लास्टिंग का, यानी कि जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बॉम्ब है, ठीक है। अब ये जो बॉम्ब है जब ये ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट होता है इसका मतलब फिलहाल तो ये कैसा है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में। और जब ये ब्लास्ट होगा तो ये क्या होगा, टू पार्टिकल्स में जाकर यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। तो एक पार्टिकल हमने लिया, ये हो गया इसका, और एक पार्टिकल हमने यहाँ पर ये लिया, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स है दोनों क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। इसको कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि एक पार्टिकल आपका आया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट होने के बाद एक पार्टिकल इधर चला गया और एक पार्टिकल इधर चला गया, यानी कि इस तरीके से ये जो दोनों पार्टिकल है अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो जो भी इनकी वेलोसिटी है, हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर क्या, v2। और साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि हम यहाँ पर ये लेकर चलते हैं क्या कि ये जो भी पार्टिकल है यहाँ पर सपोज कर लो कि इसका जो टोटल मास है ना वो कितना है, 3m, ठीक है। ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैं 3m का एग्जांपल लेकर चल रही हूँ। हम ये यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ना यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड होता है कि 2/1 के रेशियो में। 2/1 का रेशियो यानी कि 2 पार्ट्स तो यहाँ पर आ गया इसका, ठीक है, 2m, और 1 पार्ट यहाँ पे आ गया m। तो इस तरीके से ये डिवाइड हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हम लेकर चलते हैं क्या, बिफोर ब्लास्ट, और ये वाली जो सिचुएशन है हमारे पास किसकी है, आफ्टर ब्लास्ट, ठीक है बच्चा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम थ्योरी देखते हैं, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन की थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास pi की वैल्यू pf की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, है ना, यही होता है ना। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये रेस्ट पोजीशन में है, इट मीन्स 3m, और मास है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। और ऐसे ही यहाँ पर ये फर्स्ट पार्टिकल है यहाँ पे, और ये ले लिया आपने सेकेंड पार्टिकल, तो p फर्स्ट प्लस p सेकेंड, यानी कि जो भी फाइनल मोमेंटम है वो इन दोनों का प्लस होना चाहिए। तो p फर्स्ट में आपके पास 2m है और उसकी वेलोसिटी है v1 प्लस सिंगल m, इसकी वेलोसिटी है v2। अब बच्चा ये अगर आप कंजर्व होता है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में ये तो हो गया 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2m v1 प्लस m v2। m कॉमन आ जाता है तो आपके पास मिलता है 2v1 प्लस v2, ठीक है। m यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा, सो 2v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0 एंड वी विल सी हियर दैट 2v1 इज इक्वल टू माइनस v2। देखो बच्चा ये कॉन्सेप्ट देखो, 2v1 इज इक्वल टू माइनस v2, या फिर हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि v1 v2 यहाँ पे आ जाता है, ये लीजिए v1 अपॉन v2, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। ये इनकी वेलोसिटी में क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि v1 की वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो, v2 की वेलोसिटी क्या होगी, उसका डबल होगी, ठीक है। और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो क्या
कि आपने देखा कि V1 ये वाला पार्टिकल है आपके पास, ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो कि ये -12 है, तो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि V1/V2 इज लेसर देन 1। 1 से इसकी वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है बेटा, 1 से इसकी वैल्यू कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि V1 की जो वेलोसिटी है, मतलब V1 इज लेसर देन V2, और V1 क्या है, V1 2m पार्टिकल की वेलोसिटी है, और 2m जो है इसके कंपैरेटिवली कैसा है, हैवी पार्टिकल है, ओके, और ये क्या है, लाइट पार्टिकल है। सो वी कैन से दैट V1 दैट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवी पार्टिकल विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल। तो जब भी ब्लास्ट होगा, ठीक है, या फिर जब भी इस टाइप की कोलिजन होगी, या कोई भी एक आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो कई टुकड़ों में डिवाइड होगी, तो जो भी आपके पास हैवी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्या हो जाता है, एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब कॉन्सेप्ट ये हुआ कि बच्चों ये जितनी भी मैंने आपको तीनों एप्लीकेशंस बताई है अभी तक, ये सारी की सारी कैसी बताई है, जिनमें मास कैसा रहा हो, कांस्टेंट रहा हो, यानी कि मास जो है चेंज नहीं हो रहा है पार्टिकल का, है ना, या तो बस उसमें कोलिजन हो रही है या फिर उसकी ब्लास्टिंग हो रही है, लेकिन मास तो चेंज नहीं हो रहा ना। लेकिन एक काम करते हैं, अगर क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मास चेंज हो रहा होगा तो क्या हो सकता है, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास चेंज हो रहा हो, नहीं सोच सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की नेक्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें मास की वैल्यू वेरी करती है। मोमेंटम कंजर्वेशन की अब हमारे पास ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और इसका डेरिवेशन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और साथ साथ में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे हमारे पास कि अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन को तब डिस्कस करेंगे जब हमारे पास मास वेरी करता है। तो मास वेरी हमारे पास यहाँ पे कब करेगा, जब हम रॉकेट प्रोपल्शन को डिस्कस करते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट वो तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एक रॉकेट का एग्जाम्पल, ठीक है। हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिलहाल एक रॉकेट है, और ये जो रॉकेट है इसका मास भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इसका मास हम यहाँ पर m मास ले लेते हैं, ठीक है। लेट द मास ऑफ रॉकेट, बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। लेट मास ऑफ रॉकेट, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में m है, ठीक है बेटा। और इसकी वेलोसिटी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि v वेलोसिटी है, कि जो भी हमारे पास इसकी वेलोसिटी है वो है v, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। अब स्टार्टिंग में अगर आपके पास इसका मास m है और वेलोसिटी इसकी v है, तो इसका इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, mv। कॉन्सेप्ट 1 हो गया ये हमारे पास, क्लियर। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये जब हम रॉकेट मतलब लॉन्च होता है, तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जब ये v वेलोसिटी से ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है कि जो फ्यूल है, गैसेस जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि ये जो गैसेज हैं यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकल रही है। अब ये जो गैसेज है जो बाहर निकलती जाती है रॉकेट में अपोजिट डायरेक्शन में, ये किस तरीके से बाहर निकलती है, भाई देखो आपका रॉकेट है, m इसका मास है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, दैट मीन्स v जो वेलोसिटी है यहाँ पर इसकी इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब बच्चे यहाँ पर हमने देखा कि गैसेज जो है वो रिलीज हो रही है, तो ये गैसेज कैसे रिलीज होती हैं, इट मीन्स यहाँ पर ये जो फ्यूल है, मतलब जो भी रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, और जब फ्यूल बर्न होता है तो फिर वो किसके रूप में बाहर निकल जाता है, गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल आता है। दैट मीन्स जो फ्यूल है वो रॉकेट का कम हो रहा है ना। अगर हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं क्या कि जो भी मास है यहाँ पे, ठीक है, मास ऑफ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो हमारे पास कितना है, dm है। अगर हमने यहाँ पे इस मास को dmm जो है वो सपोज कर लिया है, ठीक है, तो अब आपके पास जो रॉकेट है उसका मास क्या बचा, भाई टोटल जो रॉकेट है वो m मास का है, dm मास की जो गैसेज हैं ये क्या है, बाहर निकल रही हैं, तो इट मीन्स अब आपका जो रॉकेट है वो m माइनस dm मास का बचा, ठीक है, m माइनस dm मास का, ओके। और जब आपके पास इस मास का ये बचा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो जो भी इसका मास था उस समय वेलोसिटी थी v, लेकिन अब क्या हुआ, इसके मास में से थोड़ा सा जो मास है वो बाहर आ गया, और उसके बाहर आने से अब ये कैसा हो चुका है,
पहले के कंपैरेटिवली लाइट हो गया है ना, कम वजन का। और जब वो लाइट पार्टिकल हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस टाइम अब इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v प्लस dv है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो गई है। और ये वेलोसिटी अगर इसकी है तो ये जो गैसेस बाहर निकल रही है इनकी भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर इस रॉकेट के रिस्पेक्ट में अगर आप वेलोसिटी देखते हो तो वो क्या है, u है, और वो कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि दैट द मास ऑफ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू dm। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट क्या है भाई, वो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट देखते हो तो उसकी वेलोसिटी है u। ओके, और वो भी कहाँ है, इस डायरेक्शन में। रॉकेट कहाँ है, उस डायरेक्शन में, तो ये तो नेगेटिव है। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि u तो है और ये कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख रहे हो कि अब जो मास है रॉकेट का वो चेंज हो गया था, वो m माइनस dm है। सो लेफ्ट मास ऑफ रॉकेट, और ये क्या है हमारे पास, m माइनस dm। सो अगर मास चेंज हुआ है तो वेलोसिटी भी चेंज हुई है। सो रिवाइज्ड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, और ये सब कब हो रहा है, जब वो लॉन्च हो चुका है, v प्लस dv। ठीक है, तो आपके पास अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि जो भैया आपका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या रहा, तो स्टार्टिंग में तो मोमेंटम ये था p इनिशियल, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि इस टाइम में मोमेंटम होगा आपके मोमेंट किसका, रॉकेट का, और रॉकेट के बाद जो भी गैस बाहर निकल रही है उसका होगा, यानी कि उन दोनों का सम होगा। तो हमने देखा कि जो भी वेलोसिटी है गैस की विद रिस्पेक्ट टू तो कितनी है, u, और जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, v प्लस dv। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या हो जाएगी, अगर आप अर्थ से देखोगे, ठीक है, दोनों वेलोसिटीज को आप अर्थ से देखोगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो वो क्या होगी, v प्लस dv यहाँ पर है, u आपके पास यहाँ पे है बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो जब हम अर्थ के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, उसकी ही वेलोसिटी के साथ प्लस हो जाएगी। दैट मीन्स v प्लस dv प्लस u। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ गैस। तो मोमेंटम ऑफ रॉकेट हमारे पास क्या है, देखो रॉकेट का जो मास है दैट इज m माइनस dm, उसकी वेलोसिटी v प्लस dv प्लस मोमेंटम ऑफ गैस, तो गैस के लिए उसका मास दैट इज dm इंटू वेलोसिटी v प्लस dv प्लस u। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है किसका, pf का। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चा ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब आप जानते हैं क्या, हम यहाँ पर किसकी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। सो वी कैन सी डेट Pi इज इक्वल टू Pf अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जब आपके पास इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा तो हम इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यूज जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 दिस इज इक्वल टू mv एंड दिस विल बी इक्वल टू m माइनस dm इंटू v प्लस dv प्लस dm इंटू v प्लस dv प्लस u। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं। चलो देखो, m को v से मल्टीप्लाई किया, देन m को dv से, m dv। नेक्स्ट टाइम माइनस dm इंटू v है तो हम इसको v इंटू dm लिख सकते हैं, और ये माइनस dm dv, फिर यहाँ पर ये प्लस v dm, फिर ये dv इंटू dm प्लस में नेक्स्ट में u इंटू dm। और यहाँ पे अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, mv है, mv से mv कैंसिल, दोनों तरफ है प्लस के साइन है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये mdv, क्या यहाँ पे कोई और है, नहीं है।
तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 है और यहाँ पे अब आपके पास है ये mdv, फिर माइनस v इंटू डीएम, ये नेगेटिव है ये प्लस, कैंसिल हो गया, डीएम डीवी प्लस माइनस कैंसिल, प्लस में क्या बचा u इंटू डीएम। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, हम इसको नोट कर लेते हैं, mdv प्लस udm इक्वल्स टू 0, थर्ड इक्वेशन। और इस इक्वेशन को आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखिए क्या आपको मिलता है, आप इसे नोट कर लीजिए। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास mdv, इसकी वैल्यू हमें मिलती है किसके इक्वल, माइनस udm के, ठीक है। माइनस उधर मतलब प्लस वाली वैल्यू वहां जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, एंड देन वी कैन कैलकुलेट dv, दिस इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन m, ठीक है बच्चा। तो ये इक्वेशन आपको थर्ड मिल गई थी ना, तो थर्ड के बाद ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अगर अब आप इस इक्वेशन को देखें तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आती है, dv की, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से देख सकते हैं। तो हम जिसमें हम फर्स्ट वाला मैनर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कि ये dv है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, dt से। अगर आप इसको dt टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा dv अपॉन dt, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस u, ये अपॉन में m यहाँ पे आ जाता है, एंड दिस इज dm, यहाँ भी dt से आप डिवाइड करोगे, ठीक है। ये m आप यहाँ ला सकते हो, ठीक है। तो dv अपॉन dt ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है। सो m इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन dt, ठीक है। m क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो वो हमारा फोर्स हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू फोर्स। बच्चों ये जो हमें इक्वेशन मिलती है किसकी मिलती है, फोर्स की, यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि रॉकेट पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसी को हम बोलते हैं रॉकेट की फर्स्ट इक्वेशन, ओके, रॉकेट के मोशन की फर्स्ट इक्वेशन। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स फोर्स ऑन रॉकेट and it is the first equation of motion of rocket। ये हमारे पास रॉकेट की मोशन की फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जो है इस तरीके से रॉकेट की इक्वेशन हमने ले लिया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि इसको हमें सॉल्व करने के दो मैनर है हमारे पास, तो फर्स्ट तो ये हो गया जी। सेकंड क्या होगा, अब देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, ये dv है, ठीक है। इसके बाद हम अगेन इक्वेशन 4 है ना, जो इसको यूज करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी सी हियर दैट dv दैट इज इक्वल टू माइनस u dm अपॉन m, ओके। तो हम एक काम करते हैं, इसका ना यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये dv है, इंटीग्रेशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी किसकी मिलेगी, रॉकेट की, यानी कि हम रॉकेट की वेलोसिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हमारे पास मिलता है, dv का इंटीग्रेशन। अब ये आप वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पे होगी और फाइनल वैल्यू यहाँ पे होगी। लेट vi इज द इनिशियल वैल्यू एंड v बी द फाइनल वेलोसिटी, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस u, यहाँ पे dm है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर dm का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे क्या है, अपॉन में m, तो दैट मीन्स आप 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हो। तो ये जो मास है ये भी आपके पास इनिशियल भी होगा और फाइनल भी होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो dv का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, v। सो आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे vi और यहाँ पे vf, और ये माइनस u। अब ये बचा आपके पास क्या, 1 अपॉन m। 1 अपॉन m का इंटीग्रेशन क्या होता है, log m, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लेंगे log m, और इसकी लिमिट है हमारे पास mi इनिशियल वाली, और ये mf। तो जब हम यहाँ पर इन लिमिट्स को सेट करते हैं, मतलब फाइनल लिमिट की वैल्यू v की जगह आप vf को अप्लाई करेंगे, मतलब vf की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा vf और ये मिलेगा vi, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस u log mf। m की जगह आपने एक बार mf लिया, फिर माइनस किया आपने log mi। अब ये log a माइनस b का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। अब साथ साथ में क्या है, माइनस बाहर है, तो ये जो माइनस है आप इसको अंदर ले जाओ तो आपको मिलेगा u,
और ये वाली वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी और ये हो जाएगी प्लस की। सो log mi माइनस log mf, then we will calculate here vf minus vi, that is equal to u। अब ये log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b, और log a अपॉन b that means log mi अपॉन mf by formula log a अपॉन b that is equal to log a माइनस log b। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखते हैं तो इसको रीअरेंज करेंगे तो vf की वैल्यू हमें मिलेगी vi प्लस log mi अपॉन mf। तो बच्चा ये आपके पास क्या आ जाता है, vf दैट मीन्स द फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। ये हमारे पास रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पर रॉकेट की मोशन का सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं, एंड दिस इज इट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ रॉकेट मोशन। तो आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए बता सकते हो कि जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, या फिर उसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आपको तब मिलता है जब आप स्टार्टिंग में क्या फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तभी आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है क्या, कि अगर हम ये सपोज करते हैं कि जो वी आई है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है। इफ वी आई इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, v के इक्वल होगी। तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी, vi तो 0 हो जाता है, एंड दैट इज u log mi अपॉन mf। ठीक है बच्चा, ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है इसका, जहां पर u क्या है, u इज द वेलोसिटी ऑफ गैस। क्लियर। सो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आपके डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। आई होप आपको वैसे ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस, मतलब जो जिस भी टाइप के फोर्सेस लगते हैं, तो उनमें सबसे मेन हमारे पास होगा फ्रिक्शन फोर्स। तब तक के लिए बने रहिएगा अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।